अगर आपको किसी भी एग्जाम को एक बार में क्लियर करना है तो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमें नीचे शब्दों का संबंध दिया है, यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर हैदराबाद का संबंध तेलंगाना से है उसी प्रकार गंगटोक का संबंध किस शब्द से होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए शब्द एनालॉजी में क्या होता है कि आपको शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, शब्दों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर क्या दिया, हैदराबाद दिया, यहाँ पर तेलंगाना दिया है, तो ये कौन से शब्द है, तो ये आपको पता होगा कि हैदराबाद जो क्या है ये राजधानी किसकी है, तो ये तेलंगाना की। यानी कि यहाँ पर जो संबंध दिखाई दे रहा है और राज्य और राजधानी का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पर मुद्रा पे, देश पे अलग अलग संबंध देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शब्द एनालॉजी में हम यहाँ पर एक लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ बस शब्दों का संबंध देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसे हैदराबाद दिया, हैदराबाद किसकी राजधानी, तो ये तेलंगाना की राजधानी, तो यहाँ पर तेलंगाना दिया है। तो उसी प्रकार जो गंगटोक है ये किसकी राजधानी, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आसानी से इसका संबंध बता दोगे। तो जो गंगटोक है वो किसकी राजधानी है, तो ये आपको पता होगा ये सिक्किम की राजधानी है। तो सिक्किम इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा आपको टोटल भारत के 28 राज्य की राजधानी पता होना चाहिए, ताकि आप कभी भी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो आसानी से बता दो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, क्योंकि ऐसे पैटर्न में आपको हमेशा क्या करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है उसके आसपास की संख्या का पता करना है, फिर उसके बाद आपको वहां पर संख्या को बताना। अब कैसे, तो वो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर हम एक तरफ की कोई भी संख्या का पता करेंगे, जैसे बड़ी संख्या का हमेशा हम पता करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई खास बड़ी संख्या नहीं दिखाई दे रही, दोनों तरफ संख्या समान दिख रही है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये 6 कैसे लिखा है और यहाँ पर ऊपर 4 कैसे लिखा है, इनका हम सबसे पहले पता करेंगे, इनके 2 आमने सामने संख्या। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए यानी इन दोनों संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 4 मिले। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर इन 2 का आपस में गुणा कर देते तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इनको गुणा करने पर 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है, यही वाला लॉजिक यहाँ पर भी लगाते तो इनका भी आपस में गुणा करेंगे, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 6 आएंगे, और यहाँ पर भी 6 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरीके से 4 और 6 का हमने पता किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी वही लॉजिक लगा के संख्या को बता देंगे। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो 14 यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या 14 दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सभी में क्या करना होगा, एक ही लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में AUSTERE का कूट यहाँ पर 13, 10, 25, 95 है। उस भाषा में यहाँ पर दिया है SETTI यानी कि सीटिंग को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि इसमें कई सारे टाइप है, लगभग 20 से 25 तो इंपॉर्टेंट टाइप है। और आपको पता होगा कि मैं हर मेरे प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के प्रश्न करवाता हूँ। जैसे ये भी जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है ये भी अपने आप में एक अलग टाइप है, यूनिक टाइप है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश भी करना। यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में जब भी लेटर का कुछ संख्या दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। अब कैसे बदलते हैं, तो आपको पता होगा कि इनकी प्लेस वैल्यू हम क्या करते हैं, हमें याद होती तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं, या फिर अपोजिट करके उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, या फिर गुणा भाग करके हम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद होती है, यानी कि अल्फ़ाबेट की कोई भी प्लेस वैल्यू अगर यह नहीं याद होती है तो यहाँ पर मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, उससे जाकर देख लेना। आपको 15 मिनट में कभी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं भूल पाओगे। ठीक है, वहाँ पर मैंने कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताई, वहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट को देखते ही वहाँ पर आप कैसे बता दोगे कि ये किस नंबर पर आता है, वो वाली ट्रिक मैंने बताई है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए हमारा BCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 1 हमें दिखाई दे रहा है। यू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है, क्या आपको यहाँ पर 21 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। एस 19 नंबर पे आता है, क्या यहाँ पर 19 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे इनकी प्लेस वैल्यू नहीं दिख रही है। तो एक बार हम यहाँ पर पीछे से देखते हैं। पीछे से देखिए, जैसे ई हमारा 5 नंबर पे आता है, यहाँ पर 5 दिख रहा नहीं। आर 18 नंबर पे आता है, इधर कहीं 18 दिख रहा नहीं। ई हमारा 5 पे आता है, यहाँ पर 5 दिख रहा नहीं दिख रहा। मतलब यहाँ पर पीछे से और आगे से सीधी सीधी प्लेस वैल्यू तो नहीं लिखी है। अपोजिट करके देख लेते, जैसे ए का अपोजिट क्या है? जेड है। अब जेड कितने नंबर पे आता था आपको पता है? 26 नंबर पे। क्या 26 यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अपोजिट से भी यहाँ पर काम नहीं चलने वाला। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए। जैसे ए हमारा BCD में कितने नंबर पे आता है? तो 1 नंबर पे आता है। यू BCD में कितने नंबर पे आता है? तो 21 नंबर पे आता है। एस हमारे BCD में कितने नंबर पे? 19 नंबर पे आता है। टी BCD में कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। ई हमारे BCD में 5 नंबर पे आता है। आर हमारे BCD में 18 नंबर पे आता है। फिर ई हमारे BCD में 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पर आपको 5 भी दिखाई दे रहा होगा, शुरू में 1 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो बीच वाली संख्या वो नहीं दिखाई दे रही। तो क्यों ना यहाँ पर हम सभी को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक का तो क्या करेंगे? एक ही लिखेंगे, क्योंकि एक को तो एक ही बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो 21 है, इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 में बदल लिया। यहाँ पर क्या है? 19 है। 19 को भी आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 और 9 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर 20 है, इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 0 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 को ले लेंगे। 5 को तो वैसा कि वैसा लिखेंगे, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 18 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 8 कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो 9 को ले लेंगे और 5 को वैसा कि वैसा लिख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल है। तो यहाँ पर 13, 10, 25, 95 अभी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो हमने क्या किया है? इनकी प्लेस वैल्यू निकाल के उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया था। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम सीटिंग का बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एस हमारे BCD में कितने नंबर पे? 19 नंबर पे आता है। उसके बाद ई हमारे BCD में कितने नंबर पे? 5 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे? तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। यहाँ पर डबल टी है, तो यहाँ पर हम डबल 20 ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आई BCD में कितने नंबर पे? 9 नंबर पे आता है। एन हमारे BCD में 14 नंबर पे आता है। जी BCD में 7 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इनको सभी को सिंगल डिजिट में लिखेंगे। तो सिंगल डिजिट में कैसे? तो यहाँ पर सीधे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 19 है तो आपस में जोड़ देंगे तो 10 हो जाएंगे। इस 5 को वैसा कि वैसा लिखेंगे। 20 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 ही होंगे। वापस से 20 को जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएंगे। 9 को भी वैसा ही लिखेंगे। 14 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे और 7 को भी वैसा ही लिखेंगे। तो ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 10, 52, 29, 57। तो 10, 52, 29, 57 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये भी प्रश्न आसान है, ये लॉजिक भी आपने सीखी होगी। एक और यहाँ पर आपको तगड़ी लॉजिक मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखना अभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर आपके पास संख्याओं की एक श्रृंखला दी है और इसी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो जब भी आपको संख्याओं की श्रृंखला को सोल्व करना है तो आपको क्या करना होगा? संख्या को ध्यान से देखना, क्योंकि श्रृंखला में 3-4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो संख्या वाले, एक लेटर वाले पूछे जाते हैं, एक रिक्त स्थान वाले, और बाकी एक लेटर और संख्या दोनों एक साथ होते हैं, वैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और अभी तो आपको पता होगा कि एडुकेटिव पैटर्न में तो ये होता है कि अभी शब्द सीरीज भी बन रही है, यानी कि शब्द की भी श्रृंखला बनाई गई है, जो कि मैंने पिछले अभी प्रैक्टिस सेट में करवाया भी था बीच में। जो भी एडुकेटिव पैटर्न पे अभी प्रश्न जैसे कि CGL में पूछा था, CHSL में पूछा था, दिल्ली पुलिस में पूछा था, उन प्रश्नों को मैंने कुछ प्रश्नों को करवाया भी कि ये यूनिक थे, थोड़े नए पैटर्न के प्रश्न थे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 4, 5, 9, 18, 34, 59 ऐसा कोई ना यहाँ पर वर्ग दिख रहा ना घन दिख रहा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहला तरीका हम अंतर देखेंगे। तो अंतर देखिए, जैसे 4 से 5 यानी कि यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आपको यहाँ पर +1 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 5 से 9 को देखें तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर +4 हो रहा है। फिर 9 से 18 को देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। फिर 18 से क्या करेंगे, 25 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना अंतर है, तो यहाँ पर अगर 18 से 34 को देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 18, 2। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 16 का अंतर है, कितने का, 16 का है। उसके बाद यहाँ पर 34 से 59 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 34 से 59 यानी यहाँ पर 25 प्लस हो रहा है, कितना, 25। तो यहाँ पर देखिए 1, 4, 9, 16, 25 यानी कि अगर आप संख्या को ध्यान से देखोगे, जो संख्या हमारे पास यहाँ पर प्लस होती हुई दिखाई दे रही है, जो अंतर है वो जो संख्या क्या है, तो आपको ये वर्ग है। कैसे, देखिए 1 1 का वर्ग है,
यहाँ पर 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग, मतलब सीरियल नंबर का वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें अगली संख्या बताना था, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला 6 का वर्ग प्लस कर लेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, तो यहाँ पर 36 प्लस होना चाहिए। जब 59 में 36 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे किसका वर्ग प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर अभी देखिए 6 का वर्ग, तो यहाँ पर 7 का वर्ग प्लस होना चाहिए, यानी कि 49। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 49 प्लस कर देंगे 95 में, तो कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे, और 144 भी यहाँ पर है। अगली संख्या पता करने के लिए हमें यहाँ पर किसका वर्ग प्लस करना होगा, 7 का हो गया, अभी यहाँ पर 8 का, यानी कि 64। अब 64 जोड़ देंगे 144 में, तो कितने हो जाएंगे, 208 हो जाएंगे। और अगला यहाँ पर कौन सा प्लस करेंगे, तो 64 के बाद 81, 81 को भी यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 289 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज पैटर्न है वो 100% सही फॉलो कर रहा है कि 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। यहाँ पर क्या आएगा, जो प्रश्नवाची चिन्ह है वहाँ पर 95 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट एक पैटर्न का पता करना है, उसके बाद आपको सही जगह बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करें। अभी मैंने बताया था कि आपको रिक्त स्थान वाली भी श्रृंखला देखने को मिलती है, तो ये रिक्त स्थान वाले यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि कुछ हमें यहाँ पर रिक्त पद दिए, जैसे यहाँ पर रिक्त, यहाँ पर रिक्त, ये हमारे पास रिक्त पद है, ठीक है। यहाँ पर किन लेटर को भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर बताइए, सोल्व करने की कोशिश करें। ऐसे श्रृंखला को कैसे सोल्व करना, मैंने आपको बता रखा पहले भी कि सबसे पहले देखिए रिक्त स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर है। डी के बाद कौन सा लेटर है, तो यहाँ पर अगर पी दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पी होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर पी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी सी डी पी, वापस से सी रिपीट हो रहा, तो हम यहाँ पर खंड बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, खंड बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 सी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर अगर हम सी देखें तो 4 सी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सी की यहाँ पर बढ़ेगी, सी बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर 2 सी, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 सी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सी, यहाँ पर 3 सी। उसके बाद यहाँ पर 1 डी है, तो यहाँ पर अगर डी को रख दे तो यहाँ पर 2 डी हो जाएंगे। तो देखिए सी सी डी पी, सी 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 डी 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 पी पी, तो यहाँ पर एक और खंड बन जाएगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि लेटर रिपीट हो रहे हैं ज़्यादा। इसमें 2 सी थे, इसमें 3 सी हो गई, तो अगले वाले में यहाँ पर 3 सी, तो अगले वाले में 4 सी। तो ये वाला सी वाला पैटर्न हमें यहाँ पर परफेक्ट पूर्ण दिखाई दे रहा, क्योंकि पहले वाले में 2 थे, दूसरे में 3 हो गई, तीसरे में 4 है, तो ये परफेक्ट हो गया। और पहले वाले में 1 डी था, इसमें 2 डी हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 3 डी, तो वो भी सही है। उसके बाद यहाँ पर 1 पी है, यहाँ पर 2 पी है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 पी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 पी को और भर देंगे तो 3 पी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर 1 पी, यहाँ पर 2 पी, यहाँ पर 3 पी, यहाँ पर 1 डी, यहाँ पर 2 डी, यहाँ पर 3 डी, यहाँ पर 2 सी, यहाँ पर 3 सी, यहाँ पर 4 सी। मतलब ये जो हमारी श्रृंखला है वो परफेक्ट हो चुकी है। अब हमने सबसे पहले किसको भरा था, तो सबसे पहले हमने पी को भरा, उसके बाद हमने सी को भरा, फिर हमने यहाँ पर डी को भरा, डी के बाद लास्ट टाइम हमने यहाँ पर 2 बार क्या करा था, पी को भरा था। तो ये ऑप्शन में देखिए पी सी डी पी पी, ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जोड़ा बनाना है और गिन के आपको क्या करना, सोल्व करना। यहाँ पर 2 तरीके हैं। जो जोड़ा बनाने वाला, एक तो ऑटोमेटिक अभी हमने वो जो बनाया वैसा बन जाता है, या फिर आपको गिन के पहले ही खंड बनाना होता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न देखिए हमारा कौन सा प्रश्न, तो ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है। यहाँ पर आपको देखिए 3 शब्द दिया, डॉल्फिन दिया है, शार्क दिया है, डॉल्फिन के बाद शार्क दिया, और यहाँ पर समुद्री जीव दिया है। इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये आपको बताना। यहाँ पर मैंने प्रश्न ऐसा नहीं लिखा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को दर्शाता है, ऐसा कुछ मैंने प्रश्न नहीं लिखा, सीधे मैंने यहाँ पर शब्द दिया है। तो वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। कैसे, देखिए, क्योंकि मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको समझाया था अच्छे से कि वेन डायग्राम के प्रश्नों को कैसे सोल्व करोगे। तो आप अगर पिछला वाला प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो यहाँ पर आप आसानी से इसे भी सोल्व कर लोगे, ठीक है, भले आप नए भी हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम डॉल्फिन का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, डॉल्फिन का डायग्राम बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने नीचे बनाया, ये मैंने क्या करा, डॉल्फिन का डायग्राम बना लिया।
उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि शार्क। अब शार्क का भी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन शार्क का डायग्राम बनाने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने अभी यहाँ पर सिंगल शब्द डॉल्फिन का डायग्राम बनाया था, क्या इनका शार्क से कोई संबंध है या नहीं है। तो डॉल्फिन और शार्क दोनों के दोनों अलग जीव है, क्या है, अलग जीव है। तो यहाँ पर इन दोनों का डायग्राम कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा। अगर आपने दो शब्दों का भी डायग्राम बना लिया और आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके देखोगे तो आपको होगी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। तो आप ऐसे एक दो शब्दों का भी डायग्राम बना लोगे तो आपको क्या करना, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना ताकि प्रश्न 100% सही हो जाए, ठीक है। अब आपका प्रश्न जो है क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन पूरा देखते हैं, आप लास्ट हमारे पास कौन सा शब्द बचा है, समुद्री जीव। तो ये दोनों की दोनों समुद्री जीव के अंदर आते तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, और वो हमें ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है। तो हमेशा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके सोल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को, ठीक है। और मैं हर चैप्टर में बताता हूँ कि आपको कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है किसी भाषा में SYNC को 4417 और यहाँ पर MINT को 2234 लिखा गया है, उसी भाषा में यहाँ पर NOSE को कैसा लिखा जाएगा, यानी कि क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। तो ये सबसे अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर एक अच्छी सी लॉजिक फॉलो हो रही है। आप खुद से सोल्व करना, थोड़ा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक लॉजिक है। हो सकता है कि आपने इस लॉजिक से प्रश्न को सोल्व किया भी हो, क्योंकि मैंने कहा था कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप नई नई लॉजिक सीखोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक साथ ज़्यादा एग्जाम को क्लियर करना है और एक बार में एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमें हर प्रकार की लॉजिक मिल जाती है, हर प्रकार की टाइप हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे भी मैं मेरी जितने भी वीडियो है, जितने भी प्रैक्टिस है, जैसे कि हमने पिछले 22 प्रैक्टिस सेट कर लिए, तो कभी भी मैं आपको ज़्यादातर रिपीट लॉजिक नहीं बताता हूँ, हमेशा आपको नई नई लॉजिक से प्रश्न लाता हूँ ताकि आपको एक भी लॉजिक मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कोड क्या है, संख्या है। तो जब भी आपको लेटर का कोड संख्या मिलता है तो हम क्या करते हैं, अभी हमने पहले भी प्रश्न को सोल्व किया था, उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, एस हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, यहाँ पर तो 44 से। अगर हम देखेंगे वाई कितने नंबर पे, तो ये भी 25 पे आता है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सी अगर पीछे से देखेंगे, सी 3 पे आता है, यहाँ पर तो 4 लिखा है। एन 14 पे आता है, यहाँ पर 4 लिखा है। वाई हमारा 25 पे आता है, यहाँ पर 1 लिखा है। एस 19 पे आता है, यहाँ पर 7 लिखा। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कैसे लिखा होगा, तो थोड़ा लॉजिक को समझिए। यहाँ पर मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एस हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आपको कि एस हमारे ABCD में 19 नंबर पे आता है। वाई ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो वाई हमारा ABCD में 25 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको कि दोनों को प्लस करने पर 44 हो जाएंगे, और 44 यहाँ पर है। सेम लॉजिक यहाँ पर देखिए, एन हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है। मैंने दो को अलग किया हूँ। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। और यहाँ पर 17 हमने ले लिया, तो यहाँ पर देखिए 44 और 17 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि पहले दो लेटर की प्लेस वैल्यू अलग अलग के प्लस कर लेना है, और पीछे वाले दो लेटर के प्लेस लेके अलग करके प्लस करना। हमने यहाँ पर 44 17 का पता कर लिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम मिनी का भी देख लेते हैं, मतलब मिनट का, ठीक है। तो एम हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आपको 13 नंबर पे आता है। आई ABCD में कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। कितने, 22 हो जाएंगे, और 22 यहाँ पर लिखा है। एन हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 14 नंबर पे आता है। टी ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। इनको भी आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 34। तो 22 34 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर 44 17 और 22 34 का जिस तरीके से पता किया है, अब उसी तरीके से यहाँ पर हम बता देंगे। तो एन हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। ओ हमारे ABCD में 15 नंबर पे। इन दोनों का आपस में प्लस कर देंगे तो 14 15 मतलब 29 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 29 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। एस हमारा ABCD में 19 नंबर पे, ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे। इनको भी जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो 29 24 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर प्रॉपर एक लॉजिक का पता करना सबसे पहले कि यहाँ पर कौन सी लॉजिक फॉलो कर रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि कोडिंग नियम के अनुसार यहाँ पर सम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर बेच 1 है, ठीक है। यानी कि कोडिंग नियम के जो अनुसार है, यानी कि कोडिंग नियम के अनुसार सम अंक पर
सम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर बेच 1 है, ठीक है। यानी कि 1 मतलब ये वाली, ये पहला 1 है, ये बेच नंबर 1 है, ठीक है। ये बेच नंबर 1 है जो कि सम अंकों पर समाप्त होता है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि कोडिंग नियम के अनुसार सम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर बेच 1 है, और यहाँ पर विषम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर बेच 2 है। तो बेच 1 और बेच 2 के रोल नंबर की पहचान करें। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बेच 1 है उसमें सभी की सभी संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और जो बेच 2 है उसमें सभी की सभी क्या संख्या क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें विषम कहा बेच 2 में, और बेच 1 में क्या कहा, सम कहा। तो बेच 2 में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें सभी में विषम होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कीजिए, इसमें सम है, यहाँ पर 2, यहाँ पर इतनी संख्या सम दिखाई दे रही, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। यहाँ पर सभी के सभी विषम है, ठीक है। यहाँ पर ये सम दिखाई दे रही, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सभी विषम होना था। यहाँ पर भी सम दिखाई दे रही, ये भी नहीं हो सकता। हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके गलती निकाल के हटा दिया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रश्न समझ नहीं आया तो आप वापस से पढ़िए कि कह रहा है कि पहले वाले बैच में सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले वाले बैच में सम संख्या दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे 2, 8, 9, 4, क्या ये सम संख्या दिखाई दे रही है? हमें यहाँ पर समाप्त होने वाली कहा था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर समाप्त होने वाली के अनुसार भी सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा समझिए, समाप्त होना चाहिए, तो समाप्त होने वाला कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा बेस नंबर है ये वो विषम से समाप्त होना चाहिए, तो यहाँ पर सम से हो रहा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर सभी के सभी ये बाकी के विषम से हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट करा। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर जो पहला वाला वो सम से समाप्त होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कौन सा समाप्त हो रहा है, तो आपको ये विषम से समाप्त हो रहा है। ये कहाँ से हो रहा है, ये भी विषम से समाप्त होना चाहिए कि बेस नंबर 1 सम से समाप्त होना चाहिए और बेस नंबर 2 विषम से समाप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने अगर गलती निकाला तो हमारे पास इन ऑप्शन में गलती थी, तो इस तरीके से भी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप प्रश्न को ध्यान से समझो तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थित के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें आपको अलग बताना, 3 एक जैसे एक अलग है, ठीक है। तो लेटर में अलग बताने का तरीका तो आसान है, हमें देखना होगा कि एक के बाद एक लेटर कैसे लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए Z से W को देखेंगे तो आपको होगा यहाँ पर तो -3 हो रहा है। फिर T से R को देखेंगे तो यहाँ पर तो -2 हो रहा है। फिर P से N को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। फिर J से H को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। तो आपको यहीं पर अलग दिख गया है। यहाँ पर अलग कौन सा है, तो आपको होगा यहाँ पर जो अलग हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है और बाकी सभी में 2 माइनस 2 माइनस हुआ। इसका मतलब ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला असंगत होगा, बाकी सभी के सभी संगत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वापस से हमारा शब्द एनालॉजी का प्रश्न है कि जिस प्रकार क्रिकेट और पिच का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार गोल्फ का संबंध किस शब्द से होगा, ये आपको बताना। तो अभी मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था कि जब भी आपको ऐसा शब्द एनालॉजी का प्रश्न देखने को मिले तो वहाँ पर आपको शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, उनका नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने अभी राज्य और राजधानी का संबंध था, यहाँ पर देखिए क्रिकेट और उसके पिच से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे आपको हर चीज़ में पता होना चाहिए क्योंकि शब्द में तो कहीं से भी आपको एनालॉजी में प्रश्न बनता हुआ दिख जाएगा, लेकिन ज़्यादातर कहाँ से बनता है तो आपको पता होगा कि राज्य से बनता है, राजधानी से बनता है, देश से बनता है, मुद्रा से बनता है या फिर साइंस से भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट को हम कहाँ पर खेलते हैं, तो आपको क्रिकेट को हम पिच पर खेलते हैं। कहाँ पर खेलते हैं, पिच पर खेलते हैं। तो सेम प्रकार लॉजिक लगा कि यहाँ पर बताएंगे कि जो गोल्फ है वो उसको हम कहाँ पर खेलते हैं। तो जिस प्रकार हम क्रिकेट को पिच पर खेलते हैं उसी पर, मतलब क्रिकेट को ग्राउंड में तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए एक पिच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक को अगर हम और डीप में जाएंगे तो आप कहोगे कि ग्राउंड में खेलते हैं तो ग्राउंड दिया नहीं है तो यहाँ पर पिच दिए। तो अगर हमें क्रिकेट को वास्तव में खेलना है तो उसके लिए पिच की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे कि वैसे गोल्फ को खेलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अखाड़ा दिया है, ट्रैक दिया है, कोर्ट दिया है, कोर्स दिया है। तो गोल्फ को खेलने के लिए कि कोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर डी ई का बेटा है, एम ई का पति है, ए ई की माँ है,
ए की शादी टी से हुई है। यहाँ पर कह रहा है कि ए की शादी टी से हुई है, तो टी का डी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार का प्रश्न आपको फिर देखने को मिलता है परीक्षाओं में। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी ई का बेटा है, जो डी है वो ई का बेटा है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जैसे ये ई है, ठीक है, ये कौन है, ई है, और ई कौन है, यहाँ पर कह रहा है कि डी ई का बेटा है। तो डी को हम ई का बेटा बनाते हैं, तो डी को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो ये बेटा है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। फिर आगे प्रश्न को पढ़िए, आगे कह रहा है कि एम ई का पति है, जो एम है वो ई का पति है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, और एम ई का पति है तो इसका मतलब ये इसकी पत्नी हो जाएगी। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि ए ई की माँ है, मतलब ए ई की माँ है, ए कौन है, तो ए ई की माँ है, तो ए ई की माँ है, तो ए को कहाँ पर लिखेंगे, और ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ए जो है ई की माँ है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। आगे प्रश्न करें कि ए की शादी टी से हुई है, जो ए है इसकी शादी टी से हुई है, इसका मतलब टी और ए दोनों की दोनों पति पत्नी है, तो पति पत्नी का यहाँ पर हम रिलेशन बना लिया। अब हमें यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि टी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि टी का डी से क्या संबंध है, यानी कि उल्टा बताना हमें कि डी का टी क्या लगेगा। तो बताइए कि डी का टी क्या लगेगा, तो डी यहाँ पर है, ठीक है, डी यहाँ पर है। अब डी की ई कौन है, माँ है, और ये माँ की कौन है, माँ है। अब ये इसकी माँ की माँ ये ए है, तो ये इसका पिता कौन है, टी है। तो अपनी माँ का पिता अपना क्या लगता है, तो आपको कहोगे नाना जी लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पिता के पिता दिया है, माँ की माँ दिया है, पिता की माँ दिया है, माँ के पिता दिया है। तो आपको पता होगा ये माँ का पिता है, टी कौन है, डी का कौन है, तो ये माँ का पिता है, तो माँ का पिता मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि माँ के पिता, तो जो टी है वो डी का क्या लगेगा, माँ के पिता लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। हम यहाँ पर आगे वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर अर्थ के आधार पर, प्रश्न वैसा कि वैसा है, बस हमें यहाँ पर अर्थ दिए जाते हैं। कैसे अर्थ, देखिए यहाँ पर जैसे ए एंड बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है, तो हमें यहाँ पर जहाँ पर भी ये चिन्ह लगा होगा उसका अर्थ हमें यहाँ पर पत्नी मानना होगा, जहाँ पर भागित का चिन्ह लगा वहाँ पर हमें बेटी मानना होगा, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन बता रखा, तो हम इन दोनों में देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला है, यहाँ पर क्या है, पी एंड क्यू है, यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, एंड का है। अब एंड का अर्थ क्या कहा कि एंड का अर्थ करा कि ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी देखिए ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर पी क्यू की पत्नी हो जाएगी, पी क्या हो जाएगी, पी क्यू की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना लेंगे हम, पी क्यू की पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, तो ये हमने पति पत्नी बना लिया। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा चिन्ह इन दोनों में रिलेशन देखने के लिए, क्यू और एल के बीच में एट द रेट का है, और एट द रेट का अर्थ क्या कह रहा है कि एट द रेट यानी कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी हम मानेंगे क्यू एल का पिता है, तो जो क्यू है वो एल का पिता है, तो एल को नीचे लिखेंगे क्योंकि क्यू इसका पिता है, तो ये संतान है तो नीचे आएगी। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे एल और टी के बीच में, तो एल और टी के बीच में क्या है, प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी एल टी की बहन हो जाएगी, एल क्या हो जाएगी, टी की बहन हो जाएगी, तो टी को यहाँ पर हम लिख लेंगे क्योंकि एल जो है वो टी की बहन है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं क्योंकि ये लड़की है इसकी बहन है, ठीक है। आगे हमारे पास वापस से इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो एंड है, और एंड का अर्थ क्या था कि ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी टी यू की पत्नी हो जाएगी, टी क्या हो जाएगी, यू की पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर क्या बनाएंगे, टी यू की पत्नी बना लेंगे, टी कौन है, यू की पत्नी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पति हो गया है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास एट द रेट है, और एट द रेट का अर्थ क्या है कि ए एट द रेट बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यू वी का पिता हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, वी का पिता हो जाएगा, तो वी कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्योंकि वी इसकी संतान है। अब यहाँ पर देखिए वी इसकी संतान तो नहीं कि लड़का है कि लड़की, ये नहीं कहा, ठीक है, तो वी कौन है, इन दोनों की संतान है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर क्यू का वी से क्या संबंध है, यानी कि जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना आपको कि वी का क्यू क्या लगेगा। बताइए यहाँ पर कि क्यू का वी से क्या संबंध है, यानी कि क्यू वी का क्या लगेगा, तो क्यू जो वी का क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए वी यहाँ पर है, अब देखिए वी यहाँ पर है, ठीक है, वी का ये कौन है, माँ है, और माँ की कौन है, ये बहन है, और बहन का ये कौन है, पिता है, बहन का ये पिता, यानी कि यहाँ पर भी माँ का ही पिता दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी हमें माँ का ही पिता दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो माँ के पिता मतलब ऑप्शन में हमें दिया है, तो यहाँ पर भी सेम आंसर निकल के आ रहा है, माँ के पिता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर
ए वाला सही जवाब हो जाएगा माँ के पिता। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमारे पास कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए और उसके 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको हमेशा कथन को सत्य मानना है और इनको डायग्राम के माध्यम से समझना है। उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको समझना है। तो समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कथन को सत्य मानेंगे। तो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि कुछ टमाटर, यानी यहाँ पर मैं टमाटर बना लेता हूँ, टमाटर का मैं टी ले रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर मैं टमाटर का टी ले लेता हूँ। और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ टमाटर, यहाँ पर जो पहला कथन कह रहा है कि कुछ टमाटर क्या है, आलू है। यहाँ पर हम कुछ टमाटर के हिस्से को क्या करते हैं, आलू में ले लेते हैं। ठीक है, कुछ टमाटर के हिस्से को क्या करते हैं, आलू में ले लेते हैं। तो आलू का मैं ए ले लेता हूँ समझने के लिए, तो ये आलू नहीं। तो ऐसा नहीं कि पोटैटो तो पी लो आप, टोमेटो तो टी लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें बस समझना है यहाँ पर। अब आगे कह रहा है कि कोई आलू, अब इसका ये कहना है दूसरे वाले कथन का कि कोई आलू प्याज नहीं है। इसका मतलब कोई भी आलू प्याज नहीं है, तो प्याज का डायग्राम आलू से अलग बन जाएगा। तो प्याज का मैं पी ले रहा हूँ और इनका कोई भी आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, अब जो प्याज का डायग्राम ना, इधर से ऐसा भी हो सकता है। इसने ये कहा कि यहाँ पर प्याज का ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इनका संबंध नहीं कहा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर डायरेक्ट अलग ही कर दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब इसके ऊपर हमें निष्कर्ष देखना है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो जो हमें यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ आलू टमाटर नहीं है। पहला क्या कह रहा है कि कुछ आलू टमाटर नहीं है। तो क्या आपको यहाँ पर कुछ आलू टमाटर नहीं है वैसा दिख रहा है क्या, तो आपको कि यहाँ पर कुछ आलू टमाटर दिख रही हैं। यहाँ पर तो कहा भी था कि कुछ टमाटर आलू है तो कुछ आलू टमाटर भी होंगे, तो ये तो बात सही है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ आलू टमाटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, तो ये इसका मतलब गलत कह रहा है, क्योंकि होने के बावजूद भी ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष तो गलत है। अब हम यहाँ पर दूसरे को समझते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई टमाटर प्याज नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई टमाटर प्याज नहीं ऐसा दिख रहा है, तो आपको कि यहाँ पर हमें तो दिख रहा है। लेकिन कथन में हमें ये नहीं कहा था कि कोई भी टमाटर प्याज नहीं है, कि कोई टमाटर प्याज है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जब हमें यहाँ पर कथन में नहीं कहा, तो यहाँ पर हम ना तो नहीं है कह सकते और ना ही है कह सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो उसके बारे में ना तो आप अच्छा कह सकते हो और ना ही आप बुरा कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ टमाटर यहाँ पर हमारा ऐसा प्याज बन सकता है, क्योंकि इसने तो ये कहा था कि कोई भी आलू प्याज नहीं, तो इनका दोनों का तो कोई संबंध नहीं है, तो ये तो 100% नहीं होगा। लेकिन इधर भी तो डायग्राम बन सकता है, तो यहाँ पर हम ना तो नहीं है कहेंगे और ना ही है कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। तो न तो पहला न तो दूसरा अनुसरण करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको ना तो अच्छा कहना और ना ही बुरा कहना जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर PJUWL और K लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। P के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको 2 पासे दिए हैं, इन 2 पासों में P के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है। तो पासा जब भी एक से अधिक सोल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर कॉमन सतह देखना है, चाहे लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो। और आपको पता है कि पासे में क्या होता है कि 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा, 4 पासा तक प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर विपरीत निकालना है। उसके बाद पासे को बंद करना, पासे को खोलना है। ये चीज़ें बस पासे का ज़्यादा कोई महान टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे इन दोनों पासों में। तो कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो जे वाला कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, जे कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते और क्या करते हैं, फिर घड़ी की दिशा में चलते कॉमन से। तो पहले पासे में घड़ी की दिशा में कॉमन से चलेंगे तो P मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर U मिला। तो उनको जैसा मिला वैसा उनके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या मिला, P मिला तो P को लिख लेंगे। उसके बाद U मिला तो यहाँ पर हम U को लिख लेंगे। अब दूसरे पासे में सेम कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर W मिला और आगे चलेंगे तो L मिला। तो जैसा मिला वैसा यहाँ पर भी लिखेंगे W और L। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद इनको क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे। जैसे U के सामने L, L के सामने U, P के सामने W, W के सामने P और J के सामने कौन आ जाएगा, जो नहीं दिखाई दे रहा, जो छिपा हुआ रहता है। तो छिपा हुआ हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो आप ऑप्शन से ढूंढ सकते हो। जैसे ऑप्शन में K अलग दिया है तो यहाँ पर इसको काट के हम यहाँ पर इसका K ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो छिपा हुआ रहता है हम संख्या में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेटर में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो ऑप्शन से बता पाते हैं। तो हमें यहाँ पर P का विपरीत पीछा और P का सामने क्या है, W है।
P के सामने क्या है W है, तो P का विपरीत क्या होगा W होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C वाला सही जवाब हो जाएगा। और हमेशा आपको यहाँ पर ये तरीका बता रखा प्रश्नों को सोल्व करने का, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। यहाँ पर यह बताना कि इन आरेख को आपको अच्छे से अध्ययन करना और बताना कि कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है, ये आपको बताना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आरेख को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपना आप में क्या होगी, तो वो उभयचर होगी, सभी की सभी उभयचर होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक हमें व्रत दिखाई दे रहा है, ये जो व्रत है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी अपना आप में क्या होगी, वो स्तनपायी होगी। क्या होगी, स्तनपायी होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक आयत दिखाई दे रहा है, आयत, ठीक है। तो आयत के अंदर भी जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या होगी, तो वो सरीसृप होगी, मतलब अपने आप में वो सरीसृप होगी। अब यहाँ पर कुछ संख्या ऐसी है जो तीनों आकृति के अंदर भी आ रही है, दोनों के अंदर भी आ रही है, और कुछ संख्या ऐसी है जो केवल एक आकृति के अंदर है। तो हमें जो प्रश्न कह रहा है कि कितने सरीसृप, यानी कि हमें सरीसृप को देखना है, कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। मतलब उभयचर के अंदर भी संख्या नहीं होना चाहिए और स्तनपायी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो 8 भी नहीं होगा यहाँ पर, 4 भी, 5 भी, ठीक है। सरीसृप में केवल 14 ही ऐसा है जो केवल की केवल वो अपने आप में खुद है। तो कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है, तो वो 14 सरीसृप ऐसे हैं जो ना तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मुझे ये कमेंट करके बताना कि जो आपको मैं हर प्रश्न अलग अलग चैप्टर के प्रश्न को समझा रहा हूँ, क्या वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक सुबह, यहाँ पर कह रहा है कि एक सुबह चित्रसी और अनाई, यहाँ पर कह रहा है कि एक सुबह चित्रसी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि अयान की छाया चित्रसी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान का मुख किस दिशा में, ये प्रश्न पूछा। मतलब दिशा दूरी का तो प्रश्न है, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह सुबह ये एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो स्क्रीन पे ध्यान दे के समझो। यहाँ पर सुबह सुबह का मतलब ये है कि दिन निकलता है। अब दिन कहाँ से निकलता है, तो आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पर मैं दिशा बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं दिशा बना रहा हूँ, जिसे हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह बनाते हैं। तो ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, और नीचे की ओर क्या होता है, दक्षिण होता है, और राइट में क्या होता है, पूर्व होता है, और लेफ्ट में पश्चिम है, ठीक है। ये हमने दिशा समझ ली है। अब ये हमारी क्या हो गई, दिशा हो गई। अब दिशा होने के बाद आपको पता होगा कि जो सूर्य निकलता है तो वो किस दिशा निकलता है, तो आपको होगा कि जो सूर्य निकलता है वो पूर्व से निकलता है। किधर निकलता है, तो पूर्व से निकलता है, और वो डूबता किधर है, तो पश्चिम में डूबता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, सूर्य है, और ये कहाँ से निकलेगा, तो आपको ये पूर्व से निकलेगा और पश्चिम की ओर डूबेगा। तो सुबह कहाँ पर रहेगा, पूर्व की तरफ रहेगा। अब ये सुबह सुबह है, ठीक है, ये पूर्व की तरफ सुबह सुबह है। अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा था, हमें क्या कह रहा था कि एक सुबह यहाँ पर चित्रसी और अयान, एक सुबह चित्रसी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रसी के बाईं ओर पड़ती है, इसका मतलब ये है कि जो अयान है वो किधर घूम के बैठा होगा कि उसकी छाया बाईं ओर पड़ रही होगी। यानी कि यदि अयान की छाया चित्रसी के बाईं ओर, यानी कि चित्रसी के बाईं ओर छाया पड़ना, मतलब ये है कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो सूर्य है वो पूर्व की तरफ होगा, तो छाया इस साइड ही पड़ेगी। किधर पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी। अब छाया इस साइड पड़ेगी, तो चित्रसी के बाईं ओर मतलब ये है कि जैसे चित्रसी यहाँ पर इधर घूम के बैठा होगा, चित्रसी इधर घूम के, मान लो यहाँ पर ये चित्रसी है, ठीक है, ये चित्रसी है, ये क्या है, ये इधर घूम के बैठा है, ठीक है, ये इधर घूम के बैठा है, तो इसकी छाया जो इस साइड पड़ेगी, ठीक है, बायां उसका इधर है, क्योंकि ये उत्तर की तरफ देखेगा, जैसे आप बैठे हो वैसे ये भी देखेगा, तो उसकी छाया किधर, इधर पड़ेगी सुबह। अब अगर चित्रसी यहाँ पर बैठा तो 100% अयान कहाँ पर बैठा होगा, तो अयान यहाँ पर बैठा होगा। कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर बैठा होगा, क्योंकि आमने सामने बैठे तो अयान यहाँ पर बैठेगा, चित्रसी यहाँ पर बैठेगा। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि तो अयान का मुख किस दिशा में, तो अयान अगर उत्तर की तरफ, मतलब उधर साइड से इधर घूम के बैठा, तो अयान किधर, इस साइड घूम के बैठा है, और यहाँ पर चित्रसी इस साइड घूम के बैठा है, ठीक है, जब जाके इसकी छाया इधर पड़ेगी। तो यहाँ पर अयान किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो वो दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है। तो ऑप्शन में दक्षिण देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखना, जब भी आपको ऐसा पूछे कि सूर्य अस्त या सूर्य उदय के समय ये आमने सामने बैठे, तो कभी भी याद रखना
पूर्व और पश्चिम में उनका मुख हो ही नहीं सकता। ठीक है, पूर्व और पश्चिम तो उनका मुख हो ही नहीं सकता, हमेशा या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा। तो तुक्का भी लगाना हो तो आप उत्तर या दक्षिण में ही लगाना, पूर्व और पश्चिम में से तो लगाना ही मत। ठीक है, जब आपको सूर्यास्त और सूर्योदय का प्रश्न पूछे तो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न मैंने आपको 2 बार करवा भी चुका हूँ। प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ये ट्रिक आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि हो सकता है भूल गए होंगे, तो मैंने वापस से ऐड कर लिया हूँ, तो यहाँ पर भी बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको इसकी ट्रिक पता होगी तो आप मुझे कमेंट कर दो कि यहाँ पर कितने त्रिभुज है। आप कमेंट कर दो कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ये है, तो मैं वहाँ पर आपको मैं कमेंट करके बता दूंगा कि हाँ सही है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता हो तो। बाकी तो यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉलम को गिनना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इधर से देखेंगे, जैसे ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ये हमारा चौथा कॉलम है, इस प्रकार का कॉलम गिनना है। तो यहाँ पर अगर हम एक तरफ से गिनते हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इधर से एक, एक के बाद ये दो, दो के बाद ये तीन, तीन के बाद ये चार, इधर से गिना, इधर से भी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद ये चार, यानी कि हमारे पास सभी ओर से चार चार कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, तो चार चार कॉलम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से एक से लेके चार है। ठीक है, आपको एक तरफ क्या करना, लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ, एक के बाद क्या है दो है तो दो को लिखता हूँ, दो के बाद क्या है तीन को लिखता हूँ, तीन के बाद कितने चार है तो चार को लिख लेता हूँ। अब आप इनको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको उठाकर वहीं पर रख दो, तो ये एक है, और इस एक को इसके साथ जोड़ेंगे, इस एक को इसके साथ जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, तो यहाँ पर तीन आ जाएंगे। इस तीन को इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, छः आ जाएंगे। इस छः को इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। आपको ऐसे जोड़ना है। जो जोड़ने पर संख्या आती है उनको फिर से सभी को प्लस कर देना है, तो सभी को प्लस कर देंगे। 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 16, 16 3 19 1 20। यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। अब आपको ऐसा करने के बाद क्या करना, ऊपर से या नीचे से एक छोड़ के एक को जोड़ना है। तो मान लो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे से जोड़ देते हैं, यानी कि ऊपर से इसको छोड़े क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 3 को छोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे। या फिर अगर नीचे भी जाओगे तो इसको छोड़ के आप क्या करोगे, इसको नहीं, ऊपर से आपको एक छोड़ के एक, तो एक को लिया फिर 6 को लिया। यहाँ पर 3 को न क्या करा हमने, यहाँ पर देखिए 3 को छोड़ दिया और यहाँ पर 10 को छोड़ दिया, एक छोड़ के एक को जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 को लिया था, फिर 3 को छोड़ा, 6 को लिया, आगे हम जा नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 6 7 हो जाएंगे। तो इनको भी आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो क्या आपको इसकी ट्रिक पता थी, मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर हम एक समीकरण दी है, इस समीकरण में हमें चिन्हों को चेंज कर देना है और बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम चिन्हों को चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस और गुणा को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर प्लस है वहाँ पर गुणा आ जाएगा, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर प्लस आ जाएगा, जहाँ पर भागित है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर भागित आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो बोर्डमास रूल पे कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 25 चौक 100, यानी ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, कितनी 25 बार में। ऊपर से क्या करेंगे, -7 उतारेंगे, यहाँ पर भी सीधे गुणा करो, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर मैं सीधे 7 पंजे 35 गुणा कर देता हूँ, ऊपर से उतार लेता हूँ +12। ठीक है, इतना बचा है। तो हमने सबसे पहले इसको सोल्व किया, इतना तो 25 आया, फिर हमने इसको सोल्व किया तो 35 आया। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर माइनस करो प्लस करो एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 35 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा। कितना, -10, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर -10 बचेगा। फिर यहाँ पर ऊपर से +12 उतारेंगे, तो यहाँ पर भी आपको पता होगा कि माइनस प्लस माइनस ही होगा, लेकिन यहाँ पर अभी प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 आएगा। तो 2 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 2 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर आसान है, ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 मित्र ABCDEF और G एक यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। मतलब ये जैसे दिया है ABCDEFGH, ये इसी क्रम में बैठना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न को हम क्या करते हैं, व्रत में बैठे तो यहाँ पर मैं व्रत बना देता हूँ, यहाँ पर इसमें बैठे, ठीक है, इस व्रत में बैठे हैं और टोटल कितने 7 लोग हैं, तो 7 बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बैठे और सभी के सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि डी बी और सी के बीच बगल में बैठा है। जो डी है बी और सी के ठीक बगल में बैठा है, डी बी और सी के ठीक बगल में बैठा, तो मान लो यहाँ पर मैं डी को बिठा दिया, ठीक है, डी को बिठाया, डी बी और सी के बगल में बैठा, इसका मतलब ये कि एक तरफ बी होगा एक तरफ सी होगा, इनका स्थान चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बी इस साइड ही हो, तो यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। हम आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ए सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है वो सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, मतलब ये सी है, सी के दाएं से पहला दूसरा तीसरा, तो ए यहाँ पर बैठा है। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि ई ए और एफ के बगल में बैठा है। जो ई है, मतलब ई है वो ए और एफ के बगल में बैठा है, इसका मतलब ये है कि ई को यहाँ पर बिठा देंगे तो ए और एफ के बगल में ई बैठेगा, ठीक है, ए और एफ के बगल में ई बैठेगा। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि जी सी के बाई और ठीक बगल में बैठा है। जो जी है वो सी के बाई और ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर देखिए अभी जी सी के बाई और ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर पहले से ही बी और सी का स्थान चेंज करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक स्थान बच चुका है, तो वापस हम क्या करेंगे, इनका स्थान चेंज करेंगे पूरी तरह से। अब यहाँ पर हम सी को बिठाएंगे और यहाँ पर हम बी को बिठाएंगे, ठीक है। अब देखिए वापस से पढ़ेंगे कि डी बी और सी के ठीक बगल में बैठा है, तो ठीक है, डी बी और सी के ठीक बगल में बैठा है। आगे कह रहा है कि ए सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर इसका दाएं इस साइड होगा तो तीसरा स्थान ये होगा, तो यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। ए सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ठीक है, हमने बिठा दिया। उसके बाद ई ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। जो ई है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, कौन, ई, तो ई यहाँ किसके बगल में बैठा है, ए और एफ के, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा, तो ई ए और एफ के बगल में बैठा है। आगे क्या कह रहा था कि जी सी के बाई और ठीक बगल में बैठा है, तो जी सी के बाई और ठीक बगल में अब यहाँ पर जी आ जाएगा, सी के बाई और ठीक बगल में, तो अब यहाँ पर सभी के सभी बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि बी जी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर कह रहा है कि बी जी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी जी के दाएं और तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 1 2 3, ये भी सही है कि ये तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ठीक है, यहाँ पर सभी के सभी ठीक बैठ चुके हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, कहीं से भी बैठा तो बस प्रश्न को पढ़ते जाओ, ठीक है। तो बी जी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, ये भी ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए के दाएं ओर से गिनने पर, ए के दाएं ओर से गिनने पर ए के सापेक्ष में जी का स्थान क्या है, तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए की दाएं ओर से गिनेंगे तो ए का दाएं किस साइड है, तो ए का दाएं इस साइड है। तो अगर इधर से देखेंगे तो जी का स्थान कौन सा था, आपको हो गए दाएं से, यहाँ पर दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दाएं से तीसरा स्थान मतलब हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर है। तो जी का स्थान ए के दाएं से तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति होगी। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प आकृति को रख देंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आकृति को पूरा करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम आकृति को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लाइन पूरी तरह से पूरा होगा। अब आपको हमेशा गलती निकाल के सोल्व करना है, तो किसी भी आकृति में भी यहाँ से ऐसी लाइन आना चाहिए, तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। इनमें हमें दिख रही है, दोनों में दिख रही है, इसमें भी यहाँ से ऐसी नहीं दिख रही, तो क्या सी हो सकता, नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। उसके बाद यहाँ से ये वाली लाइन ऐसी मैच होगी और यहाँ से ये वाली लाइन ऐसी मैच होगी। क्या ऐसा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर जो इसका जो ये वाला जो सिस्टम है ये कोने पे दिखाई दे रहा है, ये जो त्रिभुज वाला बनता हुआ कोने पे, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई कोने पे है ही नहीं, ठीक है।
तो कोने पे नहीं होगा, कोने पे नहीं होगा। तो ये जो परफेक्ट हमारा जो बी वाला नहीं बल्कि डी वाला परफेक्ट मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति से यह आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। ये जो प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये आप इसे कोडिंग डिकोडिंग कहो या एनालॉजी कहो, आपको यहाँ पर देखना है कि जिस प्रकार जिस आधार पर NJOM को यहाँ पर TPUS लिखा है और PLQO को यहाँ पर VRWU लिखा है, उसी प्रकार RNSQ को किस प्रकार लिखा जाएगा, बस ये बताना आपको, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। और बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो ना तो यहाँ पर आपको एक नीचे वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उससे देख लीजिए, ठीक है। और अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती तो ऊपर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।